दोस्तों वेलकम टू ऑल। तो दोस्तों देखिए, इस लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ये 20 अगस्त को जो पैट का पेपर हो रहा है उसको ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से क्या है, हम लोग 20 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के हैं और 20 क्वेश्चन साइंस के हैं। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं। तो ऑप्शन को अगर हम सही से पढ़ेंगे तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है, तो दोस्तों वो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ से हमारा जो सही होने वाला है ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। तो दोनों ही सही नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, अच्छी तरह से पढ़ लोगे, फिर आपको पता लग जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से सही होने वाला है। इसी क्रम में हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन है। अब गलत कथन हमें छांटना है। तो गलत कथन में क्या है, हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो सेकंड सही होने वाला है, क्योंकि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है इसके अनुसार वो हो जाएगा सेकंड। तो इसी क्रम में हम लोग जब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, देखिए तीनों जो क्वेश्चन थे वो लगभग सेम ही थे। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि प्रारूप संविधान सभा का किस तरीके से तैयार किया गया और संविधान सभा के सदस्यों को कैसे नामित किया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ से सही होने वाला है वो कौन सा है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होने वाला है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी आपको मैं बता दूं, पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, फिर स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, स्थायी सदस्य थे। अगर आपसे अस्थायी सदस्य के बारे में पूछा जाएगा तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसको आप सही से याद रखना। आगे इसी क्रम में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। दोस्तों देखिए, ज़्यादा डिस्क्राइब मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, अपनी जो प्लेबैक स्पीड है उसको बढ़ा लेंगे और जल्दी जल्दी इसको 1 से 2 बार अवश्य देखेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है 5 का सेकेंड ऑप्शन सही होने वाला है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन एक बार पेपर में आया हुआ भी है, तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। तो सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, यहाँ पर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा इसको चुना गया था। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। तो प्रांतीय सभाओं द्वारा इनका जो चुनाव हुआ था वो हुआ था। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है, ये दोस्तों क्या है, ये कुछ डेट्स हैं, इनको आपको ऐसे ही याद रखना है एज इट इज़, क्योंकि ये पेपर्स में पूछी जाती हैं। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो 22 जनवरी 1947 को ये हमारा जो ऑप्शन है, संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका था, पहले अस्थायी सदस्य थे, फिर स्थायी सदस्य आए। तो स्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो यहाँ से होने वाला है सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो यहाँ से हमारा जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है, जवाहरलाल नेहरू। तो इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको सही से पढ़ोगे तो ये हमारे तीनों कथन सही हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है उपयुक्त सभी। तो यहाँ से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, तीनों ऑप्शंस को पढ़ लेंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। इस दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा
कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे। दोस्तों अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से हमारे जो टोटल अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान सभा के द्वारा वो हुए थे टोटल 12। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। तो दोस्तों इसको यहाँ से आप लोग याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। भारत संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा। तो यहाँ पर होगा भारतीय संविधान के निर्माण में विधानसभा को कुल कितना समय लगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इस तरीके से आप लोग इस समय को भी याद रखेंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो दोस्तों अगर आप इसको पढ़ेंगे सही से तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी सही सम्मिलित हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, तो सभी सही सम्मिलित हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ से देखते हैं संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको रटना है। तो आप अगर 2 से 3 बार ये लेक्चर देखते हो तो मैं समझता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन कई बार पेपर्स में आ चुका है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ से सही होने वाला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल अन्य सदस्य कितने थे। तो अन्य सदस्य जो थे वो 6 थे। तो दोस्तों आपको यहाँ से याद रखना है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होने वाला है। तो 6 सदस्य प्रारूप समिति में थे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। देखिए अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए आता है, जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होने वाला है। अब जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे वो। तो यहाँ से हमारा जो सही होने वाला जो सदस्य नहीं थे इसमें, वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। अब प्रांत की अगर बात आएगी तो आप लोग ध्यान रखोगे सरदार पटेल जी को। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4 सरदार पटेल। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेक्चर है थोड़ा लंबा होने वाला है। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस कर लेते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया ये पूछ रहा है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो वो डेट पूछ रहे हैं, तो डेट हमारा यहाँ जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4 29 अगस्त, सॉरी यहाँ से हम लोग इसको टिक करेंगे 29 अगस्त 1947। तो हमारा जो 4 ऑप्शन है वो सही होने वाला है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। इससे पहले हम लोग प्रारूप समिति के बारे में बता चुके थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान के सलाहकार कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है BN राव। ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है, BN राव। तो इस तरह से क्या किया दोस्तों, हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो पॉलिटिकल साइंस के थे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो साइंस में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो देखिए ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, ऑडियो कहते हैं। तो नीचे जो 4th ऑप्शन दिया है उसमें लिखा है ऑडियोमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑडियोमीटर। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। अगर दोस्तों यहाँ से आप सही से देखोगे तो ये मैंने
इसलिए आपको बना के दिए हैं जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पर सभी सम्मिलित हैं, एक बार आप इनको पढ़ लेना आराम से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है उपरोक्त सभी। तो आप एक बार मैं यहाँ पर रिपीट भी कर देता हूँ। एनीमोमीटर वायु की चाल मापी जाती है। अमीटर विद्युत धारा को मापा जाता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, अमीटर होगा, अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। इसी तरीके से पायरोमीटर है, पायरोमीटर से हम लोग उच्च ताप को मापते हैं। तो ये सही ऑप्शन थे कुछ, यहाँ से आप लोग ध्यान रखना। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, एनीमोमीटर से क्या पवन वेग को नापते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हमारा जो 3rd ऑप्शन है वो सही होने वाला, पवन वेग। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इसी तरीके की लैंग्वेज यूज की गई थी दोस्तों पेपर में, तो आप लोग वही, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखोगे। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा हम लोग दोस्तों गैसों का दाब मापते हैं। तो यहाँ से हमारा जो सही होने वाला है ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडल का अगर दाब आपको मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे? बैरोमीटर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दूध का अपेक्षक घनत्व ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर। ये लैक्टोमीटर सही हो गया। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रक्त दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो इस फैग्नोमीटर इसको कहते हैं। दोस्तों नाम थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा सही से पढ़ लेना। ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही होने वाला है, इस फैग्नोमीटर। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ये अभी इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, पायरोमीटर। इसको आप दोस्तों याद रखोगे क्योंकि क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है पेपर्स में। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये है लक्स मीटर। तो दोस्तों लक्स आपको अच्छी तरह से थोड़ा याद भी रहेगा, लक्स मीटर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, रडार उपयोग में आता है। तो दोस्तों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रडार के बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हमारे पेपर्स में। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करना। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन है वो 3 है। अब देखिए एक यहाँ पर मैंने रडार की फुल फॉर्म भी लिखी है नीचे, आप लोग इसको देख सकते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो इसको आप लोग याद रखना, हालांकि पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी रडार का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो यहाँ से जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है भूकंप की तीव्रता। तो रिएक्टर पैमाने से हम लोग क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा सम्मिलित है? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो सभी ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो यहाँ पर सम्मिलित कौन से हैं? उपयुक्त सभी हैं। आप लोग इसको एक बार पढ़ जरूर लेना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है, किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो उपरोक्त सभी होने वाला है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, रिएक्टर स्केल से हम लोग क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता नापते हैं। अब दूसरा जो यंत्र है वो है सीस्मोग्राफ। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है, सीस्मोग्राफ। ये
तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर लेते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो यहाँ पूछ रहा है कैसे सहायता करता है। अगर हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर 2 देखने को मिलेगा, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। तो यही हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ से ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लेना ये, तो इसको याद भी रखना क्योंकि ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। तो इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ना है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो दोस्तों ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये अपने आप में एक फैक्ट है। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है अपकेंद्रण। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही होने वाला है, अपकेंद्रण। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ डिस्कस करते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो अगर सदिश नहीं है तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, आयतन। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखेंगे, 17 का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है आयतन। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। अगर हम सदिश राशि की बात करेंगे जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है तो सदिश राशियाँ वही होती हैं। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, संवेग। तो ये 18 का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है संवेग। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। अब ये थोड़ा सा देखिए, मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन जो है आईएएस का क्वेश्चन है। प्रक्षालन मशीन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। अब कुछ लोगों को तो प्रक्षालन का मतलब नहीं पता होगा क्योंकि अपने आप में नया वर्ड है। तो प्रक्षालन का मतलब होता है वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है इससे पहले भी हम लोग बता चुके हैं। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है अपकेंद्रीकरण। तो यहाँ से हमारा जो 3rd ऑप्शन है वो सही होने वाला है, अपकेंद्रीकरण। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस कर लेते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो यहाँ से दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है द्रव्यमान। तो इसको आप लोग दोस्तों एज इट इज़ याद रखोगे क्योंकि ये अपने आप में फैक्ट है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब भी आप पैट का पेपर देने जाएं तो इनको ज़रूर एक बार देख के जाएं। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी अभी वीडियो लेक्चर बनाए जा रहे हैं वो सब पैट के पेपर्स को लेकर ही बनाए जा रहे हैं। तो अभी आने वाले समय में हम लोगों का पैट का पेपर है और भी कई पेपर हैं, पीजीटी के पेपर हैं। तो दोस्तों ये पैट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आप 1 से 2 बार इसको देखिए और यहाँ से निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।